नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया हमें हर तरफ से जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन और राय यानी ओपिनियन से घेर रही है। टीवी पर, इंटरनेट पर, दोस्तों से, परिवार से हर कोई हमें कुछ ना कुछ बता रहा है, कुछ ना कुछ समझा रहा है। और इस सारे शोर में कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है, क्या झूठ, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम एक भूल भुलैया में फंस गए हैं और सही रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। अगर आप भी कभी कभी इस जानकारी के सैलाब में खुद को थोड़ा खोया हुआ या उलझा हुआ महसूस करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी जादुई नज़र हो जिससे आप सच और झूठ का फर्क पहचान सकें और अपनी जिंदगी के फैसले ज़्यादा समझदारी और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूं जो हमें अपने दिमाग का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना सिखाती है, ताकि हम किसी की भी बातों में आसानी से न आए और अपनी सोच के मालिक खुद बन सकें। किताब का नाम है एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच के तत्व, और इसे लिखा है अल्बर्ट रदरफोर्ड ने। अब आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग शब्द सुनकर घबराना नहीं मेरे दोस्त। इसका मतलब किसी की बुराई करना या नुक्स निकालना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है चीज़ों को गहराई से समझना, उनकी जांच पड़ताल करना, सवाल उठाना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। ये एक ऐसा हुनर है जो हमें एक बेहतर विचारक, एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता यानी प्रॉब्लम सॉल्वर और एक ज़्यादा जागरूक इंसान बनाता है। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर सोचने की कितनी अद्भुत शक्ति छुपी हुई है और आप उसे कैसे और भी निखार सकते हैं। आपको वो तरीके पता चलेंगे जिनसे आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका काम हो या आपके अपने फैसले हों, ज़्यादा साफ और सही तरीके से सोच पाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को और भी समझदार बनाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग की इस रोमांचक दुनिया में मेरे साथ कदम रखने के लिए? चलिए फिर बिना देर किए हम इस ज्ञान और समझ से भरे सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्बर्ट रदरफोर्ड इस किताब में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों या वैज्ञानिकों के पास होती है। ये एक ऐसा सोचने का तरीका है जिसे हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम जानकारी को सिर्फ स्वीकार ना कर लें, बल्कि उसे परखें, उसके पीछे के कारणों को समझें और उसके अलग अलग पहलुओं पर गौर करें। ये हमें भेड़ चाल से बचाती है और हमें अपनी स्वतंत्र सोच विकसित यानी डेवलप करने में मदद करती है। इस किताब के कुछ अनमोल मोती यानी खास बातें जिन्हें हम प्यार और ध्यान से समझेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आखिर है क्या, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है? वो कौन सी आम गलतियाँ हैं जो हम सोचने में करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? कैसे हम तर्कों यानी आर्ग्यूमेंट्स को पहचानना और उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस करना सीख सकते हैं? जानकारी के स्रोतों यानी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को कैसे परखें? हमारी अपनी भावनाएं और पूर्वाग्रह यानी बायसेस हमारी सोच को कैसे प्रभावित यानी इफ़ेक्ट करते हैं और हम उनसे कैसे निपट सकते हैं? और सबसे ज़रूरी, कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल अपनी समस्याओं को सुलझाने, बेहतर फैसले लेने और एक ज़्यादा सफल और सार्थक ज़िंदगी जीने के लिए कर सकते हैं। ये तो बस एक छोटी सी झलक है मेरे दोस्त। असली मज़ा तो हर अध्याय के हर विचार में छुपा है। तो आइए एक एक करके इन दरवाज़ों को खोलते हैं और अपनी सोचने की शक्ति को एक नया आयाम यानी डायमेंशन देते हैं। पहला अध्याय, क्रिटिकल थिंकिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग। तो दोस्तों,
सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच आखिर है क्या। भला क्या ये कोई बहुत मुश्किल या बोरिंग चीज़ है? अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग असल में बहुत ही दिलचस्प और फायदेमंद चीज़ है। ये एक तरह से हमारे दिमाग की जासूसी करने की कला है। इसका मतलब है कि जब भी हमारे सामने कोई जानकारी, कोई विचार या कोई दावा यानी क्लेम आए, तो हम उसे आंख बंद करके मान ना लें, बल्कि हम थोड़ा रुकें, सवाल पूछें और उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करें। हम ये देखें कि वो जानकारी कहाँ से आ रही है, क्या उसके पीछे कोई सबूत है, क्या उसमें कोई तर्क है और क्या उसके कोई दूसरे पहलू भी हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हम सिर्फ क्या पर ही ध्यान ना दें, बल्कि क्यों और कैसे पर भी गौर करें। ये हमें चीज़ों को सिर्फ ऊपरी सतह से नहीं, बल्कि उनकी जड़ों तक जाकर समझने में मदद करती है। रदरफोर्ड कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव चीज़ नहीं है। इसका मतलब किसी की कमियां निकालना या हर बात में नुक्स ढूंढना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है सच्चाई के और करीब पहुंचना और अपनी समझ को और भी ज्यादा साफ और मजबूत बनाना। ये हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है? सोचिए जरा, अगर हम क्रिटिकली नहीं सोचेंगे तो हम आसानी से किसी की भी बातों में आ सकते हैं, गलत फैसले ले सकते हैं और धोखे का शिकार भी हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इन सब चीज़ों से बचाती है। ये हमें एक स्वतंत्र विचारक बनाती है जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना जानता है। ये हमें समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद करती है और हमें ज़्यादा रचनात्मक यानी क्रिएटिव भी बनाती है। तो पहला सबक ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत ही कीमती हुनर है जो हमें एक ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा सफल इंसान बना सकता है। ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह का व्यायाम यानी एक्सरसाइज है जो उसे तेज़ और सेहतमंद रखता है। क्या आप अपने दिमाग को ये मज़ेदार कसरत कराने के लिए तैयार हैं? दूसरा अध्याय, हमारी सोच की आम बाधाएं, कॉमन ऑब्स्टिकल्स टू आवर थिंकिंग। अब जब हमने क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत समझ ली है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि वो कौन सी रुकावटें यानी बाधाएं हैं जो हमें सही तरीके से सोचने से रोकती हैं। इस अध्याय में अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें कुछ ऐसी आम गलतियों और पूर्वाग्रहों यानी बायसेस के बारे में बताते हैं जो हमारी सोच को धुंधला कर सकती हैं। कुछ आम बाधाएं हैं। अहंकार, ईगो। कभी कभी हमारा अपना अहंकार यानी ईगो हमें सच को देखने से रोक देता है। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हम गलत हो सकते हैं या हमारी सोच में कोई कमी हो सकती है। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर या अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी। हम अक्सर वही सोचते या मानते हैं जो हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग सोचते या मानते हैं, भले ही वो बात सही ना हो। हम दूसरों से अलग दिखने या उनकी नाराज़गी मोल लेने से डरते हैं। आलस या मानसिक जड़ता, लेजीनेस और मेंटल इनर्शिया। क्रिटिकली सोचने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कभी कभी हम बस आलस की वजह से चीज़ों को ऊपरी तौर पर ही देख लेते हैं और उनकी गहराई में नहीं जाते। पूर्वाग्रह और रूढ़ियाँ, बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। हम सबके मन में कुछ ना कुछ पहले से बनी हुई धारणाएं या पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। जैसे किसी खास तरह के लोगों के बारे में या किसी खास चीज़ के बारे में हमारी एक पक्की राय होती है और हम उसी चश्मे से सब कुछ देखते हैं। भावनाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस। हमारी भावनाएं जैसे गुस्सा, डर या बहुत ज़्यादा खुशी हमारी सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर सकती है। जब हम बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं तो हम अक्सर सही और गलत का फ़र्क नहीं कर पाते। अति सरलीकरण, ओवर सिंप्लिफिकेशन। कभी कभी हम मुश्किल चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बनाकर देखने की कोशिश करते हैं और उनके ज़रूरी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। अधूरा ज्ञान या गलत जानकारी, लैक ऑफ नॉलेज और मिस इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे पास किसी चीज़ के बारे में सही या पूरी जानकारी नहीं होगी तो हमारी सोच भी गलत हो सकती है। रदरफोर्ड कहते हैं कि इन बाधाओं को पहचानना ही इनसे बचने का पहला कदम है। जब हम ये जान जाते हैं कि हमारी सोच कहाँ कहाँ भटक सकती है तो हम ज़्यादा सावधान हो सकते हैं और अपनी सोच को सही रास्ते पर रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, इनमें
से कोई ऐसी बाधा है जो आपको भी कभी कभी सही सोचने से रोकती है? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं। हम सब इंसान हैं और हम सब कभी ना कभी इन गलतियों का शिकार होते हैं। ज़रूरी ये है कि हम इनसे सीखें और खुद को सुधारते रहें। तीसरा अध्याय, तर्क और दलील को समझना, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंटेशन। क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है तर्कों यानी आर्ग्यूमेंट्स को समझना और उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। इस अध्याय में अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें यही सिखाते हैं कि एक अच्छा तर्क क्या होता है और एक कमज़ोर या गलत तर्क क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि तर्क या दलील का मतलब क्या है। तर्क का मतलब है कुछ कारणों या सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना। हर तर्क में दो मुख्य चीज़ें होती हैं, एक या ज़्यादा आधार वाक्य प्रेमिसेस यानी वो कारण या सबूत जो दिए जा रहे हैं, और एक निष्कर्ष कंक्लूजन यानी वो नतीजा जो उन आधार वाक्यों से निकाला जा रहा है। एक अच्छा तर्क वो होता है जिसके आधार वाक्य सच हों और जिसका निष्कर्ष उन आधार वाक्यों से तार्किक रूप से यानी लॉजिकली निकलता हो। रदरफोर्ड हमें कुछ आम तार्किक भ्रांतियों यानी लॉजिकल फैलेसीज के बारे में भी बताते हैं। ये वो गलतियां हैं जो हम अक्सर तर्क करते वक्त करते हैं और जिनसे हमारे तर्क कमज़ोर या गलत हो जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं, व्यक्ति केंद्रित तर्क एड होमिनेम, किसी की बात का जवाब देने के बजाय उस इंसान पर ही हमला करना, जैसे तुम क्या जानो इस बारे में, तुम तो हमेशा गलत ही होते हो। पुआल का आदमी स्ट्रॉमैन, सामने वाले की असली बात को तोड़ मरोड़ कर उसे एक कमज़ोर रूप देकर फिर उस पर हमला करना। जल्दबाजी में सामान्यीकरण हेस्टी जनरलाइजेशन, कुछ थोड़े से उदाहरणों के आधार पर ही कोई बड़ा सा नतीजा निकाल लेना, जैसे मेरे दो दोस्त जो उस शहर से हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए उस शहर के सारे लोग ही बुरे होते होंगे। गलत कारण फॉल्स कॉज या पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक, सिर्फ इसलिए कि दो चीज़ें एक के बाद एक हुई ये मान लेना कि पहली चीज़ दूसरी का कारण है, जैसे जब से वो काली बिल्ली मेरा रास्ता काटी है तब से मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। लोकप्रियता का तर्क अपील टू पॉपुलैरिटी या बैंड वैगन फैलेसी, ये मानना कि कोई बात इसलिए सच है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मानते हैं। अज्ञानता का तर्क अपील टू इग्नोरेंस, ये मानना कि कोई बात इसलिए सच है क्योंकि उसे गलत साबित नहीं किया जा सका, या कोई बात इसलिए गलत है क्योंकि उसे सच साबित नहीं किया जा सका। जब हम इन तार्किक भ्रांतियों को पहचानना सीख जाते हैं तो हम न सिर्फ अपने तर्कों को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के गलत तर्कों को भी पकड़ सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई बहस सुनें या कोई लेख पढ़ें तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि उसमें दिए गए तर्क कितने मजबूत हैं और कहीं उनमें कोई तार्किक भ्रांति तो नहीं छुपी है। ये एक बहुत ही मज़ेदार दिमागी कसरत हो सकती है। चौथा अध्याय, सबूतों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग एविडेंस। क्रिटिकल थिंकिंग का एक और बहुत ज़रूरी पहलू है सबूतों यानी एविडेंस का सही तरीके से मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करना। हम जो कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं उसके पीछे क्या सबूत हैं और वो सबूत कितने भरोसेमंद हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय में अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर जानकारी या हर दावा यानी क्लेम सबूत नहीं होता। सबूत वो होता है जो किसी बात को सच या गलत साबित करने में मदद करे, और सबूत भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने अपनी आंखों से देखा या अपने कानों से सुना, विशेषज्ञ की राय एक्सपर्ट ओपिनियन, किसी ऐसे इंसान की राय जो उस विषय का जानकार हो, आंकड़े और शोध स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, वैज्ञानिक तरीकों से इकट्ठे किए गए आंकड़े या शोध के नतीजे, गवाही टेस्टिमोनी किसी चश्मदीद गवाह का बयान। लेकिन हर तरह का सबूत बराबर भरोसेमंद नहीं होता। रदरफोर्ड हमें कुछ बातें बताते हैं जिनका ध्यान हमें सबूतों का
मूल्यांकन करते वक्त रखना चाहिए। स्रोत की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स। वो जानकारी कहाँ से आ रही है? क्या वो स्रोत भरोसे के लायक है? क्या उसका कोई अपना स्वार्थ यानी वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है? सबूत की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ द एविडेंस। क्या वो सबूत उस बात से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है? सबूत की पर्याप्तता, सफिशिएंसी ऑफ द एविडेंस। क्या वो सबूत काफ़ी है उस बात को साबित करने के लिए, या और भी सबूतों की ज़रूरत है? सबूत की सटीकता, एक्यूरेसी ऑफ द एविडेंस। क्या वो सबूत सही और सटीक है? क्या उसमें कोई गलती या मिलावट तो नहीं है? क्या कोई विरोधी सबूत भी है? इज़ देयर एनी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस? क्या कोई ऐसा सबूत भी है जो उस दावे के खिलाफ जाता हो? अगर है तो उसे भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब हम सबूतों को इन पैमानों पर परखना सीख जाते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सूचित यानी इन्फॉर्म्ड फैसले ले पाते हैं। हम अफवाहों और गलत जानकारी से बच सकते हैं और सच्चाई के ज़्यादा करीब पहुंच सकते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई सनसनीखेज यानी सेंसेशनल खबर आए या कोई चौंकाने वाला दावा आए तो थोड़ा रुककर उसके पीछे के सबूतों पर गौर कीजिएगा। ये आपको गुमराह होने से बचा सकता है। 5वां अध्याय, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को पहचानना, आइडेंटिफाइंग कॉग्निटिव बायसेस। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, हम सबके मन में कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह यानी बायसेस होते हैं जो हमारी सोच को अनजाने में ही प्रभावित यानी इफेक्ट करते हैं। ये पूर्वाग्रह एक तरह के मानसिक शॉर्टकट होते हैं जो हमें जल्दी फैसले लेने में मदद तो करते हैं, पर कभी-कभी हमें गलत नतीजों पर भी पहुंचा देते हैं। इस अध्याय में अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें कुछ आम संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों यानी कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताते हैं ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उनसे बच सकें। कुछ आम पूर्वाग्रह हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस। हम अक्सर ऐसी जानकारी ढूंढते हैं और उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय या विश्वास की पुष्टि करती हो, और उस जानकारी को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी राय के खिलाफ जाती हो। एंकरिंग पूर्वाग्रह, एंकरिंग बायस। हम अक्सर किसी भी फैसले के लिए मिली पहली जानकारी पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, भले ही वो जानकारी पूरी तरह सही ना हो। उपलब्धता पूर्वाग्रह, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं या उनके होने की संभावना ज़्यादा मानते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती हैं, जैसे कोई ताज़ा घटना या कोई बहुत ही भावनात्मक यानी इमोशनल याद। प्रतिनिधित्व पूर्वाग्रह, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। हम चीज़ों को उनके स्टीरियोटाइप यानी बनी बनाई छवि के आधार पर आंकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान चश्मा पहनता है और किताबें पढ़ता है तो हम मान लेते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान होगा। आत्मसेवा पूर्वाग्रह, सेल्फ सर्विंग बायस। हम अपनी सफलताओं का श्रेय खुद को देते हैं पर अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को या हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आशावाद पूर्वाग्रह, ऑप्टिमिज्म बायस। हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे साथ बुरी चीज़ें होने की संभावना कम है और अच्छी चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा है। डनिंग क्रूगर प्रभाव, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जो लोग किसी चीज़ में कम काबिल होते हैं वो अक्सर अपनी काबिलियत को बहुत ज़्यादा आंकते हैं, और जो लोग सच में काबिल होते हैं वो कभी कभी अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं। रदरफोर्ड कहते हैं कि इन पूर्वाग्रहों से पूरी तरह बचना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने का एक स्वाभाविक यानी नेचुरल तरीका है। पर अगर हम इनके बारे में जागरूक रहें और अपनी सोच पर सवाल उठाते रहें तो हम इनके असर को कम जरूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला ले रहे हों तो जरा रुक कर सोचिएगा कि कहीं आपकी सोच किसी पूर्वाग्रह का शिकार तो नहीं हो रही। ये छोटा सा आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको कई गलतियों से बचा सकता है। 6वां अध्याय, समस्याओं को हल करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ जानकारी को परखने या तर्कों का विश्लेषण करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी जिंदगी की समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझाने में भी मदद करती है। इस अध्याय में अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें बताते हैं कि कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके
एक अच्छे समस्या समाधानकर्ता यानी प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। समस्या समाधान के कुछ जरूरी कदम हैं। 1. समस्या को साफ साफ परिभाषित करना, क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि असली समस्या है क्या। कभी कभी हम समस्या की ऊपरी सतह को ही देखते रह जाते हैं और उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते। 2. जरूरी जानकारी इकट्ठा करना, गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। समस्या से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी इकट्ठी कीजिए, उसके अलग अलग पहलुओं को समझिए। 3. संभावित समाधानों पर विचार करना, ब्रेनस्टॉर्म पोटेंशियल सॉल्यूशंस। जितने ज्यादा हो सकें उतने अलग अलग समाधानों के बारे में सोचिए। इस वक्त किसी भी विचार को छोटा या बेकार समझकर खारिज मत कीजिए। 4. हर समाधान का मूल्यांकन करना, इवेलुएट ईच सॉल्यूशन। हर समाधान के फायदे और नुकसान क्या हैं, उसे लागू करने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, कौन सा समाधान सबसे अच्छा और सबसे व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल है। 5. सबसे अच्छे समाधान को चुनना और उसे लागू करना, चूज एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट सॉल्यूशन। एक बार जब आप सबसे अच्छे समाधान को चुन लें तो उसे अमल में लाने की योजना बनाइए और उस पर काम शुरू कीजिए। 6. नतीजों का मूल्यांकन करना और ज़रूरत पड़ने पर बदलाव करना, इवैल्यूएट द रिजल्ट्स एंड मेक एडजस्टमेंट्स इफ नेसेसरी। देखिए कि आपका समाधान कितना कारगर रहा। अगर ज़रूरत हो तो अपनी योजना में बदलाव कीजिए या कोई दूसरा समाधान आजमाइए। रदरफोर्ड कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हम समस्याओं को एक चुनौती की तरह देखें, एक पहेली की तरह देखें जिसे सुलझाने में मज़ा आए। ये हमें सिखाती है कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें बल्कि हर पहलू पर गौर करें। और ये हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहें। तो अगली बार जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो घबराइएगा मत। क्रिटिकल थिंकिंग के इन औजारों का इस्तेमाल कीजिएगा और आप पाएंगे कि आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। 7वां अध्याय, फैसले लेने में क्रिटिकल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का ही नतीजा होती है ना। हम हर रोज छोटे बड़े कितने ही फैसले लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, किससे बात करें, किस रास्ते पर जाएं, और हमारे ये फैसले ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इस अध्याय में अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें बताते हैं कि कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके बेहतर और ज़्यादा समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। बेहतर फैसले लेने के लिए कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। अपने लक्ष्य को साफ रखना, क्लैरिफाई योर गोल। आप इस फैसले से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो फैसला लेना आसान हो जाता है। अपने विकल्पों यानी ऑप्शंस को पहचानना, आइडेंटिफाई योर ऑप्शंस। आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। कभी कभी हम सिर्फ एक या दो रास्तों के बारे में ही सोचते हैं, जबकि और भी कई विकल्प मौजूद हो सकते हैं। हर विकल्प के संभावित नतीजों पर विचार करना, कंसिडर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑप्शन। हर रास्ते पर चलने से क्या हो सकता है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान। दूर तक सोचने की कोशिश कीजिए। जानकारी इकट्ठा करना, गैदर इन्फॉर्मेशन। अपने विकल्पों के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी कीजिए। अपनी भावनाओं को समझना पर उन्हें हावी न होने देना। अंडरस्टैंड योर इमोशंस बट डोंट लेट देम डिक्टेट। फैसले लेते वक्त हमारी भावनाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं, पर सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले लेना सही नहीं है। अपनी भावनाओं को समझिए, पर तर्क और तथ्यों को भी ध्यान में रखिए। दूसरों की सलाह लेना, पर आखिरी फैसला खुद करना। सीक एडवाइस फ्रॉम अदर्स बट मेक द फाइनल डिसीजन योरसेल्फ। अगर ज़रूरत हो तो भरोसेमंद लोगों से सलाह लीजिए, पर याद रखिए ये आपकी ज़िंदगी है और आखिरी फैसला आपका ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विकल्पों में ना उलझना, अवॉइड एनालिसिस पैरालिसिस। कभी कभी हमारे पास इतने सारे विकल्प होते हैं कि हम फैसला ही नहीं ले पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से बचिए। एक वक्त के बाद आपको अपने दिल की आवाज़ सुनकर कोई एक रास्ता चुनना ही होगा। रदरफोर्ड हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी फैसला 100% सही या गलत नहीं होता। हर फैसले के कुछ अच्छे
और कुछ बुरे पहलू हो सकते हैं। जरूरी ये है कि हम सोच समझकर अपनी पूरी जानकारी और समझदारी का इस्तेमाल करके फैसला लें और फिर उसके नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। तो मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी के फैसलों को और भी ज्यादा समझदारी और आत्मविश्वास के साथ लेना शुरू कीजिए। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति आपको सही राह दिखाएगी। 8वां अध्याय, क्रिटिकल थिंकिंग को रोजमर्रा की आदत बनाना। मेकिंग क्रिटिकल थिंकिंग अ डेली हैबिट। अब तक हमने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, उसके तत्व, उसकी बाधाएं और उसके फायदे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे सिर्फ एक किताबी ज्ञान न बनाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा, एक आदत कैसे बनाएं। इस आखिरी अध्याय में अल्बर्ट रदरफोर्ड हमें इसी के गुर सिखाते हैं। वो कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ खास मौकों पर ही इस्तेमाल करें। ये एक सोचने का तरीका है, एक नजरिया है जिसे हमें अपनी जिंदगी के हर पल में अपनाना चाहिए। कुछ आदतें हैं जो हमें इसमें मदद कर सकती हैं। सवाल पूछने की आदत डालें। कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। जब भी कोई नई जानकारी मिले या कोई नई बात सुने तो सवाल पूछिए, क्यों, कैसे, क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है। अलग अलग नज़रियों को समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी भी बात को सिर्फ अपने नज़रिए से मत देखिए, दूसरों के नज़रिए को भी समझने की कोशिश कीजिए। भले ही आप उनसे सहमत ना हो, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। अपनी जानकारी और अपनी समझ का दायरा बढ़ाते रहिए। अलग अलग विषयों पर पढ़िए, नई चीज़ें सीखिए। जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतनी ही आपकी सोच गहरी होगी। अपनी सोच पर विचार कीजिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन थिंकिंग। समय समय पर अपनी ही सोच पर गौर कीजिए। क्या आप कोई पूर्वाग्रह तो नहीं पाल रहे? क्या आप किसी तार्किक भ्रांति का शिकार तो नहीं हो रहे? खुद का आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रखिए, बी पेशेंट। क्रिटिकल थिंकिंग एक कला है जो अभ्यास से ही निखरती है। इसमें वक्त लगता है। खुद के साथ धैर्य रखिए और छोटी छोटी कोशिशें करते रहिए। इसे एक खेल की तरह देखिए। ट्रीट इट लाइक अ गेम। क्रिटिकल थिंकिंग को एक बोझ की तरह मत लीजिए। इसे एक मज़ेदार दिमागी कसरत की तरह देखिए, एक पहेली की तरह देखिए जिसे सुलझाने में मज़ा आए। रदरफोर्ड हमें याद दिलाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का मकसद सिर्फ होशियार बनना नहीं है, बल्कि एक ज़्यादा समझदार, ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा अच्छा इंसान बनना है। जब हम क्रिटिकली सोचना सीख जाते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसी खूबसूरत सोच के साथ अल्बर्ट रदरफोर्ड की किताब एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग का हमारा ये सफ़र पूरा होता है। ये किताब हमें वो चाबी देती है जिससे हम अपने दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोल सकते हैं और अपनी सोचने की शक्ति को एक नई उड़ान दे सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपनी सोच के मालिक खुद बनते हैं, जब हम किसी की भी बातों में आंख बंद करके नहीं आते, बल्कि अपनी बुद्धि और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपनी ज़िंदगी में क्रिटिकल थिंकिंग के इन प्यारे से फूलों को खिलाना शुरू कीजिए। सवाल पूछिए, सोचिए, समझिए और फिर अपनी ज़िंदगी के फैसले पूरे आत्मविश्वास और पूरी समझदारी के साथ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके अंदर एक नई रोशनी जगाई होगी, एक नई जिज्ञासा भरी होगी। जिंदगी एक बहुत बड़ी पहेली है और क्रिटिकल थिंकिंग वो औज़र है जो हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सकता है। अपना खूब ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और अपने दिमाग की इस अद्भुत शक्ति का हमेशा सही इस्तेमाल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारी समझदारी के साथ। अलविदा।